Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. So, today we start the very first chapter of 12th class biology, that is reproduction in organism. Before we go to that chapter, we first study that the scientist which is given on the very first page of this NCERT biology, who is Panchanan Maheshwari, which is born in 1904 and died in 1966. ये अपने जो एम्ब्रियोलॉजिकल वर्क के लिए बहुत जाने जाते हैं और उन्होंने जो टेस्ट ट्यूब के ऊपर काम किया था, टेस्ट ट्यूब कल्चर किया था, इन्होंने इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन किया था, तो इनको पूरे वर्ल्ड में उसके लिए बहुत प्रशंसा मिली। उनका बहुत काम जो है सराहा गया था। और इन्होंने जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है ना, उसके लिए भी जो एनसीईआरटी की फ़र्स्ट टेक्स्ट बुक जो बायोलॉजी की थी वो हायर की गई थी जब, तो उसमें भी इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। तो अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन हमें अभी तक इसका पूरा अच्छे से मीनिंग्स पता नहीं चला है। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, री एंड प्रोडक्शन। री मतलब अगेन एंड अगेन, प्रोडक्शन मतलब कोई भी मतलब प्रोड्यूस करना ऑर्गेनिजम्स को। तो रिप्रोडक्शन होता है बार बार रिप्रोड्यूस होना, रिप्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे रिप्रोडक्शन होता है खुद जैसी जो ऑर्गेनिज्म है वो पैदा करना, प्रोड्यूस इफ ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो मतलब कैपेसिटी होती है ऑर्गेनिज्म की अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, ठीक है। और क्या होता है रिप्रोडक्शन में, क्या होता है, स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी होती है, इनकी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ होता है। अगर स्पीसीज़ का कंटिन्यूटी नहीं होगी ना, तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, जिससे क्या होगा, जो स्पीसीज़ है वो गायब होती चली जाएंगी। तो इसीलिए कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ बहुत ज़रूरी है। इसमें अब आगे हम जो पढ़ते हैं हमारे एनसीईआरटी, पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, 100% अपने जैसे ही सिमिलर क्लोन बना देना, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती। और क्योंकि जो पेरेंट सेल होता है ना वो सिंगल यानी कि यूनिसेलुलर है, जो सिंगल पेरेंट है उसी से और डॉटर सेल बनेगी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पेरेंटल होता है, इसमें दो पेरेंट्स मेल एंड फीमेल मिलके ही अपने डॉटर सेल बनाते हैं। तो हम यहाँ से पहले पढ़ लेते हैं। Each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं लाइफ स्पेन क्या होता है। टाइम पीरियड होता है बर्थ से, जब भी ऑर्गेनिजम्स की बर्थ होती है उससे डेथ तक का जो टाइम होगा उसको लाइफ स्पेन बोलते हैं। ये एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं होनी चाहिए, ये एक नेचुरल डेथ होनी चाहिए, तब हम इसको लाइफ स्पेन बोलते हैं, ठीक है। अगर एक्सीडेंटल जैसे एक्सीडेंट से हो गया, कोई डिजीज़ से हो गया, तो उसको हम लोग लाइफ स्पेन नहीं बोलेंगे, उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है वो। तो जो लाइफ स्पेन होता है ना, वो एक बर्थ से जो नेचुरल डेथ के बीच का टाइम होता है उसी को हम लाइफ स्पेन बोलते हैं, ठीक है। लाइफ स्पेन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर, जो आगे हमारी एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पेन बता रखी है। तो पहले हम देखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फ्रॉम विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पेन एंड राइट इट स्पीसीज प्रोवाइडेड। एग्जामिन द life span of a organism represented in the figure. Isn't it both the interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or long as a few thousands year? हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, मतलब जैसे हमारे जो इंसेक्ट हैं, जैसे मे फ्लाई है, उसकी जो लाइफ स्पेन है वो सिर्फ एक दिन की होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं, कुछ प्लांट्स है, जैसे वो पीपल ट्री है ना, उसकी जो एज है वो कम से कम 1000 से 2000 ईयर्स तक की होती है। तो इसका मतलब ये कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत शॉर्ट लाइफ के लिए होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। Between these two extremities are the lifespan of most other living organisms. You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their size. The size of crows and parrot are not very different, yet their lifespan are shown a wide difference.
तो जैसे क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कि जो लाइफ स्पेन होती है ना, वो साइज़ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जैसे जो पैरेट का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी लाइफ स्पेन आप देखोगे ना तो 140 साल तक वो जीता है। वैसे ही जो एलिफेंट है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन जो उसकी लाइफ स्पेन है वो सिर्फ़ और सिर्फ 60 ईयर्स तक की होती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो ये लाइफ स्पेन है वो साइज़ डिपेंडेंट नहीं होती है। तो यहाँ पढ़ते हैं, सिमिलरली आर मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री। जैसा अभी बताया, जैसे पैरट और एलिफेंट की लाइफ स्पेन बताई, ऐसे ही मैंगो ट्री है उसकी लाइफ स्पेन कम होती है, लेकिन पीपल ट्री की लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होती है। वट एवर विद द लाइफ डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ अ सर्टेनिटी, दैट इज़ नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, क्या करते हैं, ये इमॉर्टल होते हैं, ये कभी मरते नहीं हैं। क्योंकि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। जो पेरेंट सेल है ना, वो क्या करती है, डॉटर सेल में डिवाइड कर देती है। तो इससे क्या होगा, जो जो डॉटर सेल है ना, उसमें जो पेरेंट है वो चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवाइड कर रही है पेरेंट सेल, वो क्या करती है, अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देती है, और वो मरती नहीं है, बस अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देती है, वो पेरेंट्स से डॉटर बन जाती है। तो यहाँ पे कुछ हमारी एनसीईआरटी में लाइफ स्पेन दे रखी है सम ऑर्गेनिजम्स की। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो एलिफेंट है, ये लगभग अपन 50 से 60 साल तक जीता है, ठीक है। ये रोज़ है जो वो 5 से 7 मंथ तक जीता है, उसकी लाइफ स्पेन होती है। डॉग की लाइफ स्पेन होती है 15 से 20 साल तक की। बटरफ्लाई जो है 1 से 2 वीक तक ही ज़िंदा रहती है। ये जैसे क्रो है, ये 15 साल तक ज़िंदा रह सकता है। पैरट जो है 140 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकता है। जैसे ये मैंने बताया था, इनका साइज़ सेम है जो क्रो का पैरट का है, लेकिन इनकी लाइफ स्पेन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये कम से कम 10 गुना ज़्यादा जीता है पैरट क्रो से। वहीं जो बनियान ट्री है, उसकी जो लाइफ स्पेन है वो लगभग 25 ईयर्स की होती है। जो काव है उसकी भी 25 ईयर्स तक की जो लाइफ स्पेन होती है। क्रोकोडाइल जो है उसकी 60 साल तक लाइफ स्पेन होगी। हॉर्स की भी 60 साल तक होती है। तो हमारे जो एलिफेंट, हॉर्स, क्रोकोडाइल है, ये लगभग इनकी सेम ही लाइफ स्पेन होती है, लेकिन ऑर्गेनिज्म्स अलग हैं ये, तो ये साइज़ डिपेंडेंट नहीं है ना। फ्रूट फ्लाई हमारे जो है वो 1 से 2 वीक तक ही ज़िंदा रह पाती है। और जैसे ये राइस प्लांट है, ये 3 से 4 महीने ज़िंदा रहते हैं। टर्टॉइज़ जो है वो 100 से 150 ईयर्स तक की लाइफ स्पेन होती है, और बनियान ट्री की लगभग 200 से 500 ईयर्स तक की लाइफ स्पेन होती है। वहीं जैसे पीपल ट्री है, उसकी कम से कम 1000 से 2000 साल तक की लाइफ स्पेन होती है, ठीक है। और मैंने जैसा अभी पीछे बताया था आपको, जो इंसेक्ट है जैसे मे फ्लाई है, वो कम से कम 1 डे तक ही उसकी लाइफ स्पेन होगी। 1 डे, एक ही दिन जो जीती है। जैसे हमने सुना है ना, जीने के हैं 4 दिन बाकी बेकार दिन, वही है। तो कुछ इंसेक्ट सच में ऐसे होते हैं जो कि 4 दिन तक ही जीते हैं। हमारे जो हम ह्यूमन्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, लेकिन इंसेक्ट किसी की होती है जो लाइफ स्पेन वो सिर्फ 1, 2, 3, 4 दिन की होती है, 1 वीक तक की होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से रीड करते हैं हम अपनी एनसीईआरटी में। Reproduction is defined as a biological process in which an organism given rise to young ones offspring similar to itself. The offspring grows, mature, and in turn produce new offspring. Thus, there is a cycle of birth, growth, and death. ग्रोथ के भी बाद हम रिप्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक साइकिल है जो कि चलती है हमारी पूरी लाइफ में, जिसमें हमारी ग्रोथ होती है, मैच्योरेशन होती है हमारी, उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है, लास्ट में डेथ होती है, ठीक है। ये सारी जो लाइफ साइकिल है ये हमारी होती है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन क्या करता है, हमारी जो कंटिन्यूटी है स्पीसी की, जो जनरेशन से जनरेशन तक बढ़ाती है, तो उसी को हेल्प करता है रिप्रोडक्शन के द्वारा। There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. तो इसमें क्या है, जो हर ऑर्गेनिज्म है उसका अपना एक मैकेनिज़्म होता है रिप्रोड्यूस करने का। किसी जो है कोई इसका हैबिटेट कुछ और है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कुछ अलग है। जैसे कि कोई पानी में रहते हैं तो अपने अलग मैकेनिज़्म से वो अपने जो स्पर्म है वो पानी में छोड़ देते हैं, और कुछ जो लैंड एनिमल्स हैं जैसे वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उनमें।
तो यही जो है कुछ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे वाटर एनिमल्स है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लैंड एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये अपने अपने मैकेनिज्म होते हैं हर ऑर्गेनिज्म से डिवाइड करने के, मल्टीप्लाई करने के, ठीक है। Based on whether there is a participation of one organisms or two in the process of reproduction, it is of two types. When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, and the reproduction is asexual. And when two parents in opposite sex, male and female, participate in the reproduction and also evolve fusion of male and female, is called a sexual reproduction. तो जो रिप्रोडक्शन है वो हमारा दो टाइप्स का है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हम देखते हैं जो पेरेंट्स होता है वो यूनि पेरेंटल होता है, यानी कि सिंगल पेरेंट से डॉटर सेल बनते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व करते हैं, एक था मेल एंड सेकेंड फीमेल, दोनों सेक्स अपोजिट सेक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, जिसमें क्या हो गया, फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का और जो है ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है। So now we come to the next, that is asexual reproduction. In this method a single individual या parent is capable of producing offspring. इसमें जो है सिंगल पेरेंट ही जो होता है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। एंड एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर produced are not only identical to one another but are also exact copy of their parents. तो इसमें क्या है, जो ऑफस्प्रिंग है वो खाली अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल ही नहीं होता है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होता है, यानी कि क्लोन, बिल्कुल क्लोन होता है। तो इसीलिए क्योंकि जो पेरेंट्स है वो अपने जो न्यूक्लियस है उसको डिवाइड करके डॉटर सेल बना रहा है, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती हैं। सो आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल डिफरेंट? तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, क्योंकि इसमें जो पेरेंट्स की कॉपी होती है जो डॉटर सेल है इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती है, ठीक है। द टर्म क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो इसके लिए जो टर्म है वो क्लोन यूज़ की गई है, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स की, तो वो एक बिल्कुल क्लोन बनाता है, ठीक है। सो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट एंड एनिमल with relatively simple organisms. In protists and monkeys, the organisms or the parent cell divide by mitosis into two, give rise to new individual. Thus in these organisms cell divide in itself mode of reproduction. So जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्रोटिस्टा, मोनेरा है, कुछ पॉरीफेरा भी होते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो चार तरह से होता है। एक तो फिशन से होगा, दूसरा बडिंग होती है इसमें, थर्ड इसमें रीजनरेशन एंड फोर्थ फ्रेगमेंटेशन। ये चार जो प्रोसेस हैं इनकी वजह से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ये साइड में दे रखा है ये अमीबा का, ये अमीबा क्या करता है, एक इरेगुलर शेप का होता है। इसमें जो पेरेंट्स होता है वो ये क्या करेगा, जो इसका न्यूक्लियस है ना वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये डिवाइड होने के लिए यहाँ वो हुआ है थोड़ा डिवाइड की जो चालू हुई है प्रोसेस, यहाँ पे ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। दो न्यूक्लियस में डिवाइड होने को फिर हम इसको बोलते हैं यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया है। उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस भी करना ज़रूरी है, क्योंकि साइटोप्लाज्म अलग होंगे तभी जो डॉटर न्यूक्लियाई वो बनेंगे। तो इसमें उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस होती है जिसमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के साइड में आ जाता है, इसमें भी दूसरा जो न्यूक्लियस था उसके साइड में साइटोप्लाज्म आ जाएगा। तो ये दोनों दोनों जो सेल हैं वो डिवाइड हो जाएंगी और ये डॉटर सेल बना लेंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो सेल डिवीज़न हुआ है इसमें जो सेल है वो डिवाइड होकर डॉटर सेल बना रही है, इनकी पेरेंट्स से डॉटर बनाए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनता है अपने पेरेंट्स की, यानी कि क्लोन बन के तैयार हो जाता है जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है बडिंग। जो बडिंग किस में देखने को मिलती है, बडिंग हमें देखने के लिए मिलती है यीस्ट एंड हाइड्रा में। तो इसमें जो हमारे एनसीईआरटी में इसमें यीस्ट का जो डायग्राम दे रखा है, जिसमें क्या हो, जो पेरेंट सेल है ना उसका उसमें क्या हो गया, जो एक एक्सटर्नल बड्स जो है वो यहाँ पे बन जाती है, जो कि कुछ टाइम के बाद जो सेपरेट हो जाएगी पेरेंट से, तो ये एक अलग न्यू डॉटर सेल बना लेगी। तो इसी को हम बडिंग बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से रीड करते हैं हम पहले। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिशन वेयर अ सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट दैट इज अ अमीबा एंड पैरामीशियम। तो जो बाइनरी फिशन है इसमें क्या, जो सेल है वो 1 से 2 में डिवाइड होती है, ठीक है। जो पेरेंट है वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा और इसमें बाइनरी फिशन कहलाएगा। लेकिन जो फिशन है तो वो मल्टीपल फिशन भी होता है, जिसमें क्या होता है, जो सेल है, पेरेंट सेल है, वो बहुत सारी डॉटर सेल्स में मल्टीपल जो सेल्स है उसमें डिवाइड होता है, तो उसको मल्टीपल फिशन भी बोलते हैं। हमारा बाइनरी फिशन है ये 3 टाइप से डिवाइड होता है। जैसे कि जो सेल होती है अगर वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होती है, जो कि हमारा यूग्लिना में देखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। जैसे ये हमारा यूग्लिना है, ऐसा ही बनता है यूग्लिना। तो इसमें जो है जो ये न्यूक्लियस है ना, वो अगर हमारा ऐसे डिवाइड होगा लॉन्गिट्यूडनली, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशन। सेकंड है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, जो कि हमारा किस में देखा जाता है, पैरामीशियम में देखा जाता है। ये है पैरामीशियम, ठीक है। ये हमारा जो पैरामीशियम है, ये इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो ये मैक्रो न्यूक्लियस है, एक छोटा माइक्रो न्यूक्लियस देखा जाता है, जो कि ऐसे डिवाइड होता है ट्रांसवर्सली, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, जो कि 2 डॉटर सेल बनाएगा। एक ये जो एंटीरियर पार्ट है, इससे जो डॉटर सेल बनेगी उसको प्रोटर बोलते हैं, और जो ये पोस्टीरियर पार्ट है ना, इससे जो डॉटर बनती है उसको ओपिस्था बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ऑब्लिक बाइनरी फिशन, जो कि हमारे सेरेटिनम में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल फिशन, जो कि हमारे जो प्लाज्मोडियम है उनमें देखा जाता है, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, जिसमें क्या होता है, जो कैरियोकाइनेसिस है वो फॉलो नहीं की जाती, साइटोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं हो पाता है। जैसे कि जो अमीबा है ना, वो मल्टीपल फिशन भी शो करता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहले। इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू अ पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू 2 न्यू यीस्ट सेल। तो जैसा हमने अभी जो पीछे एग्जांपल दे रखा था एनसीईआरटी में डायग्राम, उससे पढ़ा था कि जो ईस्ट में क्या होता है, अनइक्वल साइज़ के जो बर्ड्स बनते हैं, जो हमारी पेरेंट सेल से अटैच होते हैं, लेकिन कुछ जब वो डिटैच हो जाते हैं तो अपने पेरेंट सेल से न्यू डॉटर सेल बना लेते हैं मैच्योर होने पर, ठीक है। तो अगर क्या होता है, जो अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जब क्या करता है अमीबा जो है वो सीडोपोडिया विड्रॉ करता है और 3 लेयर को सिक्रेट करता है, जिससे क्या करते हैं, जो सिस्ट और कवरिंग बन जाती है हार्ड, जो सिस्टेशन कहलाती है, इंसिस्टेशन कहलाती है, जिसमें जो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो हार्ड कवरिंग बनती है 3 लेयर की, किसके बाहर, जो अमीबा है उसके बाहर बन जाती है। जैसे यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, ये अमीबा है, ये तो जैसे ये अमीबा था, अमीबा ने क्या किया, 3 लेयर की जो है अपने ऊपर कवरिंग बना ली, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट, और इस जो फिनोमेना है टर्म, इसको हम बोलेंगे इंसिस्टेशन, ठीक है। तो ये जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन जैसी फेवरेबल कंडीशन आएंगी ना, तो ये जो है बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है अंदर ही, और अपने ऊपर एक वो साइटोप्लाज्म भी डेवलप कर लेता है। जैसे ही अब फेवरेबल कंडीशन आई, ये क्या करेंगे, सारे जो हैं वो अपना बस्ट कर देंगे अपनी जो है लेयर्स को, और बाहर निकल के न्यू डॉटर सेल्स बना लेंगे, मल्टीपल डॉटर सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। When the favorable condition returned, the encysted amoeba divided by multiple fission and produced many minute amoeba or pseudopodiospores. The cyst wall burst out and the spores are liberated in the surrounding and they grow up into many amoeba. This phenomena is called sporulation. समझे? तो इसमें हमने अभी पढ़ा था, जो है ना फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये अपने वॉल को जो बस्ट करके बाहर निकल आते हैं और बहुत सारे जो अमीबा हैं वो बन जाते हैं डॉटर अमीबा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन।
तो जो मेंबर्स हैं फंगी किंगडम के, वो और जो सिंपल प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी है, वो क्या करते हैं, वो स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि जूस्पोर्स हैं। जैसे कि हमारी जो कौन सी है, क्लेमिडोमोनास है, उसमें जूस्पोर्स पाए जाते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे कोनेडिया है, जो कि पेनिसिलियम में होती है, बर्ड्स हाइड्रा में होते हैं, जेम्यूस होते हैं स्पंजिस में, ठीक है। तो जैसे हमारी एनसीईआरटी में यह डायग्राम दे रखा है जो कि जूस्पोर्स का है, ये है क्लेमिडोमोनास, जिसमें क्या होती है, एक एल्गी है जिसमें एंडोजीनस जो बनते हैं, जो स्पोर्स बन रहे हैं, ये मोटाइल होते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लैजिला ये पाया जाता है, ये जो है वो बर्स्ट करके बॉल को बाहर निकल जाते हैं, तो ये डॉटर क्लेमिडोमोना जूस्पोर्स बन जाते हैं। वैसे ही ये जो नेक्स्ट डायग्राम में है, ये है कोनिडिया जो है किस पे, पेनिसिलियम में पाई जाती है, जो फंजाई है। ये क्या करता है, ये एक्सोजिनस होता है, क्योंकि इसमें ये बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं कोनिडिया। ये नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनमें फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। नेक्स्ट डायग्राम जो है ये हाइड्रा का दे रखा है। जो हाइड्रा होता है उसमें बर्ड्स बनती हैं, जो ये एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ होती है पेरेंट्स की सेल के ऊपर। इसमें क्या हो गया, जो ये बर्ड्स है ये डिटैच हो जाएगी पेरेंट हाइड्रा से और एक न्यू डॉटर सेल बना लेगी। इसी में एक जो अंदर की साइड प्रेजेंट होती है ना, जो इंटरनल बडिंग होती है, उसको हम जेम्यूल बोलते हैं। जैसे ये जो जेम्यूल है ना, वो इंटरनल बडिंग होती है एक तरह से, जो कि साइकन और स्पॉन्जिला में पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ये है ना, ये जैसे जेम्यूल में ये जो अंदर बनते हैं, ये सेल्स जो हैं वो अंदर बन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, बाहर नहीं होते। तो इसीलिए इनको, इनमें ये जो टोटिपोटेंट सेल होती हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी जो भी मतलब जो ये अंदर आर्क्योसाइट्स होती हैं, ये आर्क्योसाइट्स क्या करती हैं, जो रिजर्व फूड मटेरियल है ना, उसको अंदर ही भर के बैठ जाती हैं। जो अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, तो इनके पास जो फूड है ना, वो प्रेजेंट पाया जाता है, क्योंकि टोटिपोटेंट सेल होती हैं जिनके अंदर कुछ भी बनाने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये रिजर्व फूड मटेरियल को अंदर भर के बैठ जाती है, और जो अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं ना, उसमें ये अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो उसमें जो हम फ्रेगमेंटेशन भी देखते हैं, जो कि क्या करती है, जो बॉडी अगर मैच्योर हो जाती है ना, तो अपने आप ही जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसी को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और रीजनरेशन में क्या होता है, गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनम। अगर ऑर्गेनम्स का कोई पार्ट कट जाता है एक्सीडेंटली, तो फिर दोबारा से पूरा पार्ट बन जाता है, उसी को हम रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants in term vegetative reproduction, हम plants में इसको vegetative reproduction बोलेंगे, क्योंकि plants एक vegetable वगैरह provide करता है, तो हम इसको vegetative term बोलते हैं, ठीक है। In plants, the unit of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset bulb are also capable of giving rise to new offspring. तो जो vegetative प्रोपिगेशन है, उसमें क्या होता है, वो जो वेजिटेटिव प्रोप्यूस होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो इनमें क्या होता है, जो वेजिटेटिव प्रोप्यूस होती हैं, इनमें टोटिपोटेंसी होती है, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा ऑर्गन बनाने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे जो राइजोम किस में पाया जाता है, जिंजर, बनाना, टर्मरिक, इनमें जो है वो राइजोम वेजिटेटिव प्रोपगूल होती है। जो फ्रेगमेंटेशन होता है, उसमें जो है ना, वो फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स होता है, उसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। और ब्राइफाइलम क्या होता है, जो लीफ की मार्जिन होती है, वहाँ पे एडवेंटिशियस जो रूट्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से पूरा ऑर्गेनिजम्स बनने के लिए रेडी हो जाता है, मतलब उससे हम नया ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। जो पोटैटो होती है, उनमें आइज पाई जाती है, इनकी ट्यूबर्स होते हैं, जो कि जो पूरी की पूरी जो नया ऑर्गेनिज्म, जो नया पोटैटो है, वो बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। बुलबिल्स जो होती हैं वो एगेव और पाइनएप्पल एंड लिली में पाई जाती हैं। ऑफसेट जो होती हैं वो इकॉर्निया यानी कि वाटर हाइसेंथ में होता है। जो वाटर हाइसेंथ है ना, उसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्योंकि एक एलियन स्पीसीज है, ये बहुत सुंदर दिखती थी, इसलिए हम उसको बाहर से लाए थे और इसको हमने अपने इंडिया में ग्रो किया था, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, इस टेरर ऑफ बंगाल इसको बोला गया, क्योंकि ये अपने जो नंबर हैं वो बहुत फास्टली बढ़ा लेते हैं। तो इसकी वजह से, जैसे ये डायग्राम है इसका, जो है ये
पार्ट जो है इसका लीफी पार्ट पानी के ऊपर पाया जाता है और ये रूट पार्ट है जो पानी के अंदर है। ये क्या करते हैं, जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और जो ये दोनों है ना, ये ऑफस्पैट के द्वारा क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जिससे कि जो और वाटर एनिमल्स हैं अंदर, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये एक टेरर बन गया था बंगाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो रनर है, जो कि ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में होते हैं। सकर्स जो बनाना और पाइनएप्पल में पाए जाते हैं। ये कुछ जो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स थे, जैसे कि ब्रायोफाइलम, आइज ऑफ पोटैटो, बुलबिल, ऑफसेट, रनर, शक्कर, ये जो हैं ये क्या करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स होते हैं, जो कि न्यू डॉटर सेल बनाने में हेल्प करते हैं। You must have heard about the scourge of water bodies और about the terror of Bengal, जो हमने भी पढ़ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा हमने सारा कर लिया है। Are you aware how plant like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia and cultivated? Have you seen small plant emerging from the buds called the eyes of potato and tuber from the rhizome of banana and ginger? ये सारा हमने पढ़ चुका है, ये हो गया हमारा complete। It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. तो हमने ये सब पढ़ लिया है कि जो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स हैं उनके द्वारा कैसे जो ऑर्गेन्स है उनका डेवलपमेंट होता है, न्यू डॉटर सेल कैसे बनती हैं प्लांट्स में। तो अब हमारा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी कमेंट कर सकते हो आप, जो भी आपको अच्छा लगे, आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करिए, अगर बुरा लगे तो प्लीज़ बुरा कमेंट भी कर सकते हो आप, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।